नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे झारखंड। गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन सभा को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही साहिबगंज, गिरिडीह में करेंगे परिवर्तन सभा को संबोधित। तो आज गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा है, जहां वो परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। आज साहिबगंज, गिरिडीह में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो चुनावी बिगुल बजा चुके हैं अमित शाह, जहां वो आज झारखंड में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे, परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह झारखंड जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अमित शाह आज झारखंड दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री कल ही रांची पहुंच चुके थे, जिसके बाद से आज वो साहिबगंज जाएंगे। यहां से वो भाजपा की परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे। भाजपा के चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा भी यहां मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड दौरे पर हैं, जहां वो परिवर्तन सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। हेमंत सोरेन को घेरने की पूरी कोशिश करेगी बीजेपी। तो आपको बता दें कि लगातार चुनावी रणनीति में झारखंड में भाजपा नई जान फूंक चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लोक लुभावन घोषणाओं और कार्यक्रमों से एक बार ऐसा लगने लगा था कि भाजपा को अकेले क्लीन बोर्ड कर देंगे, लेकिन अब अमित शाह झारखंड पहुंच रहे हैं, जहां वो परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजय पांडे जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी, आज अमित शाह का झारखंड दौरा है, किस तरह की व्यवस्था है वहां पे? जी देखिए, बिल्कुल आज देखिए संथाल के गढ़ में आज अमित शाह जो है आज हुंकार भरेगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से लगातार जो है बीजेपी चुनावी मोड, इलेक्ट मोड में आ चुका है, और आज देख रहे हैं कि संथाल सरगना के साहिबगंज जिले ये पुलिस लाइन मैदान है, हमारे पीछे तरफ यही संबोधित कुछ ही देर में 12 बजे करीबन अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो आज जनसभा को संबोधित करेंगे। वो वही संथाल है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता है, और आज जो है अमित शाह जो है चुनाव के पहले यानी परिवर्तन रैली का आज संथाल के गढ़ में हुंकार भरेंगे। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है हेमंत सोरेन को जो बांग्लादेशी और उनके वादे खिलाफ को लेकर के घेरने की पूरी तैयारी की गई। आप देख सकते हैं कि लगातार झारखंड में चुनाव को देखते हुए मोदी कैबिनेट की पूरी कैबिनेट जो है वो झारखंड में ताकत झोंक दी है, और लगातार जनसभाएं और परिवर्तन रैली की जा रही है। बिल्कुल, ये परिवर्तन सभा जो शुरू करने वाले हैं अमित शाह, ये किन किन क्षेत्रों से होकर जाएगा? देखिए अभी कुछ ही देर में साहिबगंज जिला जहाँ सिद्धू कानू जो यहाँ के जो सपूत हैं उनके जो क्षेत्र है वहाँ जाएंगे और उनको माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वो सीधे साहिबगंज जो है सभा स्थल को आएंगे, और यहाँ के बाद सभा के बाद जो है गिरिडीह जमुआ में जो है वहाँ भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप से देखिए चुनावी जो है सियासी रंग चढ़ने लगा है। अब औपचारिकता रूप से अब मुझे लगता है कि कुछ ही समय बचे हुए चुनाव की घोषणा है, लेकिन तैयारी को लेकर के अगर कहा जाए तो बीजेपी जो है पूरी अलर्ट मोड में है। जी बिल्कुल अजय, क्योंकि आज झारखंड दौरे पर रहेंगे अमित शाह, परिवर्तन सभा को भी संबोधित करेंगे, परिवर्तन रैली का आगाज करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल बात कर लेते हैं अगली खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वीरवार को श्रीनगर चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से आजाद कराना मोदी का वादा है। सुनिए और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। हम सबका मकसद जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की है। जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की का जज्बा और बुलंद करने का पैगाम के साथ मैं आज आपके बीच आया हूं। मैं देख रहा हूं आज मेरे
कश्मीर के भाई बहन खुशामदीद पीएम कह रहे हैं। मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने खुले मन से वोटिंग। साथियों, यहां के 3 खानदानों ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा है, कुचला है। आप याद कीजिए, 80 की दहाई में इन्होंने यहां क्या किया था? इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। ये अपने खानदान के सिवाय दूसरे किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते। वरना पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन को इन्होंने क्यों रोका? इनको लगता था कि इससे नए लोग सियासत में उभरेंगे। ऐसे लोग जो इनके खानदानी निजाम को चैलेंज करेंगे। इनकी इस खुदगर्जी का नतीजा क्या हुआ? यहां नौजवानों में जमहूरियत से भरोसा कम होता गया। उनको लगता था कि वोट डाले या ना डाले, आना तो इन्हीं 3 खानदानों को है। आप जरा याद कीजिए, किन हालातों में इलेक्शन होते थे। शाम 5-6 बजे के बाद सारी कैंपेन बंद हो जाती थी। डोर टू डोर मिलना जुलना संभव नहीं था। और कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी, ये 3 खानदान इससे खुश रहते थे। तो वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बबुआ पहले कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। कुछ लोगों को हरे रामा हरे कृष्णा की भी धुन पसंद नहीं थी। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था?
ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे। और किस कदर की अराजकता थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा किसने नहीं देखा। देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए यहां अयोध्या आना पड़ा था। बहन और भाइयों, एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, गौ हत्या करवाते थे, गौ तस्करी ये लोग कराते थे, वनों के अवैध कटान कराते थे, जमीनों पर कब्जा करवाते थे। अराजकता चरम पर इनके समय में थी। और आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को वही दौरे याद आते हैं, कैसे जमीन पे कब्जा करते थे। आज जमीनों पे कब्जे हट चुके हैं। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुरुग्राम से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं, अयोध्या में जमीन घोटाला नहीं हुआ है। 1700 करोड़ रुपए के लिए अयोध्या में जमीन का यहां पे मुआवजा बांटा गया। 1700 करोड़ रुपए केवल यहां के किसानों को मुआवजा बांटा गया है। अयोध्या के अंदर हमारी सरकार ने बांटा है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कहीं जमीन में कोई घोटाला हुआ है। जिस अयोध्या को राम भक्तों के लहू से इन्होंने सींचने का काम किया था, जिस अयोध्या के बारे में कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वो अयोध्या आपने देखा होगा 22 जनवरी से लेकर के अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में भगवान राम लला के दर्शन कर चुके हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया बस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। समूचे देश में वक्फ संशोधन पर चर्चा जारी है। मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है। सरकार के खिलाफ मुसलमानों की नाराजगी भी दिख रही है। तो इसके साथ ही वक्फ के जिम्मेदारों मुतवल्लियों से भी जनता काफी नाराज है। आगरा की जनता अब से वक्फ का हिसाब किताब मांग रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिसाब किसके पास? वक्फ संशोधन पर बवाल, मुतवल्लियों से सवाल। मुतवल्लियों के खिलाफ आक्रोश क्यों? वक्फ संपत्तियों से मिलने वाली धनराशि का हिसाब कौन देगा? जी हां, बता दें कि समूचे देश में
वक्फ संशोधन पर चर्चा जारी है। एक तरफ मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ मुसलमानों की नाराजगी भी देखी जा रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर समूचे भारत में हलचल देखी जा रही है। वहीं जनपद आगरा में भी मुस्लिम समाज की सरकार के इस बिल को लेकर काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। इंडिया वॉइस की टीम ने आगरा के मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों से खास बातचीत की, जिसमें मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों का कहना है कि जो सरकार का बिल है, संशोधन बिल, उसको लेकर नाराजगी तो है। वहीं जनपद आगरा के जिम्मेदारों का जो आगरा की वक्फ संपत्तियों पर जिम्मेदार हैं, उनसे भी काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। तो इसके साथ ही वक्फ के जिम्मेदार मुतावलियों से भी जनता खफा है। दरअसल वक्फ के मुतावलियों ने लंबे समय से वक्फ की कई बड़ी संपत्तियों से आए हुए पैसों का हिसाब किताब नहीं दिया है, लेकिन जनता लंबे समय से मुतावलियों से वक्फ से आने वाले पैसों का हिसाब किताब मांग रही है, लेकिन मुतावली हिसाब नहीं दे रहे हैं। इसके बाद आम जनता में मुतावलियों के खिलाफ आक्रोश है। दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए आपको समझाते हैं। जनपद आगरा में वक्फ की कई बड़ी संपत्तियां हैं। जानकारी के मुताबिक हाल मचा हुआ है। आगरा के लोगों की क्या राय है इसमें? आगरा के लोगों का विरोध है, सरकार का विरोध है, क्योंकि ये वक्फ मुसलमानों की, ये आम मुसलमानों की, ना कि गवर्नमेंट की। इसलिए इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं और इस बिल के खिलाफ हैं हम लोग। देखिए, अगर उन लोगों ने ही अपना कार्य ढंग से किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज तमाम मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होना पड़ता। उन लोगों ने कार्य सही नहीं किया, इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक है और वक्फ को बचाने के लिए एक मुहिम चला रहा है और इंशाल्लाह इसके अंदर हम कामयाब भी होंगे। आगरा के जिम्मेदारों ने, क्योंकि आगरा के जो लोग हैं वो इस वजह से हिसाब नहीं लेते थे कि जो है हिसाब ये सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन गलत कार्य करते गए, इसलिए अब नौबत आ गई है कि हिसाब मांगा जाएगा इनसे। हमारी राय ये है, जो जैसा है वैसा रहना दिया जाए। चाहे अगर करना है तो उसके लिए ये सख्ती करें कि उनकी आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, इतना सर्वजानी करा दिया जाए और बाकी किसी कोई ज़रूरत है ही नहीं। अरे हम क्या अच्छाई बुराई कुछ नहीं सोचेंगे, वहाँ से लखनऊ से बन के आ जाते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है यहाँ की पब्लिक। हाँ, ये चाहते हैं और लेकिन ये नहीं चाहते कि साहब दूसरा आदमी मेम्बर बन के आवे हमारे लिए नए तरीके लिए। ये तो गरीब मिस्किनों का हक होता है, इसमें हमारा गाने का कोई हक नहीं है। हम हाथ पैर चला रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है वक्फ की चीज़ की। जो आया है जैसा था पहले वैसी तरीके से रहना चाहिए। नए बिल की जो हम निंदा करते हैं, इसको हम मानते नहीं हैं और सरकार के विरोध में बोलते हैं हम इस मामले में। जैसा हमारा बिल था, ये हमारा जो है जो बिल है, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पूर्वज जो है वक्फ कर गए हैं अपनी ज़मीन, वो अल्लाह के नाम पर कर गए हैं। अल्लाह के नाम पर कर गए हैं तो वही मस्जिद में, मदरसों में उसका पैसा जो आता है वो उसी लिए लगता है, रान विवाह उनके लिए। नहीं, वो कार्य कुछ नहीं करते हैं, बस अपने लिए सोचते हैं, नए बन के आ जाते हैं, उनका कोई बोझ नहीं रहता है। हम इसका विरोध करते हैं। ये अना संपत्ति जो मुस्लिम संपत्ति है, इसमें मुस्लिमों का ही अधिकार होना चाहिए। उनके कार्यों में थोड़ा ना उनको अड़चने लाते हैं वो कार्यों में। वही लोग अगर सही हो जाएं तो ये यहाँ तक नौबत ही नहीं आती इस चीज़ की। नहीं, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचता है किराया, और जो भी इसकी आमदनी होती है उसकी आय से जिनका हक है उन तक नहीं पहुँच पाता है। इनके कार्यों को अपने को उनको संभालना चाहिए, इनको अपने कार्यों को दुरुस्त करना चाहिए, तभी इसमें हम कामयाब हो पाएंगे। नहीं, ये इनके हाथ में ही है, ये अपने आप से जो चाहे वो कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल हिसाब नहीं देते। इन संपत्तियों से लाखों रुपए का महीने का किराया आता है। आगरा के लोग लंबे समय से वक्फ की संपत्तियों से मिलने वाले किराए का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन मुतावली हिसाब नहीं दे रहे, जिसे लेकर आम जनता में मुतावलियों के प्रति आक्रोश पनप रहा है। शहर के कई जिम्मेदारों ने, आम जनता ने इस पर अपनी खुलकर राय रखी है। लोगों का मानना है कि वक्फ पर मुसलमान का अधिकार है। वक्फ से आने वाले पैसों का हिसाब किताब सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक वक्फ संपत्तियों से किराए के रूप में अर्जित होने वाली धनराशि का कोई हिसाब किताब जनता के बीच सार्वजनिक नहीं किया जाता रहा। वक्फ संशोधन के साथ ही आम नागरिकों में मुतावलियों के प्रति खुले तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। इस पूरे प्रकरण का जिम्मेदार लोग मुतावलियों को मानते हैं, और तो और जानकारों का ये भी मानना है कि वक्फ संपत्तियों का हिसाब किताब की जानकारी आम जनता को मिलनी चाहिए। जो सरकार ने जो वक्फ के लिए विधेयक जो लेकर आए हैं, जो ये गलत है बिल्कुल।
और इस पे वक्फ की जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं उसको अपने अंडर में लेना चाहती है सरकार, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना नहीं। यहाँ के जो वक्फ की हमारी जो मुतवल्ली हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टियाँ हैं, उनकी जो मुतवल्ली हैं वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक तरह से काम कर रहे होते तो आज इसकी मैं समझता हूँ इसकी नौबत ही नहीं आती। नहीं कोई उसका लेना देना कोई हिसाब किताब कोई नहीं देता है, और ना ही मैं समझता हूँ वक्त में भी पूरा उसका जो हरजाना जो है खर्चा जमा किया जा रहा है। और ये लोग बताते हैं कि हम सब किराए जो वक्त की जो किराएदार हैं उनसे हम पैसा वसूल करते हैं, उसका जो है मेंटेनेंस के ऊपर और जो है उनको वक्त की प्रॉपर्टियों के रख रखाव के लिए हम उसके ऊपर खर्च करते हैं। मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से जो 90% सही ठीक नहीं है। वो अपनी इज्जत से डरती है जनता। क्या कुछ खुलकर बताएं इज्जत से? अरे अगर इनसे कोई अगर मांगता भी है साहब तो ये कह देते हैं कि तुम कौन हो भाई, तुम कौन, खामखा पानी कम क्या है। वक्फ की संपत्ति जो है किसी सरकार की थोड़ी है, ये तो हमारे पुरखों की संपत्ति है, जो हमारे बुजुर्ग हैं जो छोड़ गए इसको। ये तो दरबाई मतलब ये कि वक्फ कर गए, जिनके पास जायदाद थी, इनकी औलादें नहीं थी, वो जो खैर अल्लाह के नाम जगह कर गए। इस जगह का मतलब ये कि इसलिए नाम कर गए जो अल्लाह के घर हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, इनके काम में आए। जो गरीब गुरबा यतीम है, मिस्किन है, इसके काम में आने चाहिए। जो इनसे पैसा आता किराया इनके काम में आने चाहिए। किसी की मिल्कियत थोड़ी है। कोई कार सही तरीके से नहीं करते हैं, हिसाब मांगते हैं पब्लिक के लोग, तो जनता को दे नहीं पाते हैं। वो भाई मस्जिदों में हिसाब जो है लगाया जाता है कि भाई इस महीने में इतना खर्च हुआ, इतनी इनकम हुई है, इतना हमारे पास ये खर्च हुआ है। जब पहले लगते थे बोर्ड लगते थे, अब बोर्ड लगाते नहीं है ये लोग। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों वक्फ संपत्तियों का हिसाब किताब का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? आखिर क्यों आम जनता से जानकारी छुपाई जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहा है। वहीं जो वक्फ की संपत्तियों पर मुतवल्ली और जो जिम्मेदार तैनात हैं उनके प्रति भी काफ़ी नाराज़गी मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों की देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार हैं, जो आम नागरिक हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो वक्फ की संपत्तियों पर जिम्मेदार मुतवल्ली हैं वह उसके वक्फ संपत्ति के आय का हिसाब दें और हिसाब को सार्वजनिक करें। हालांकि जो वक्फ में जिम्मेदार हैं, मुतवल्ली हैं, वो इस हिसाब को सार्वजनिक नहीं करते हैं। इसी को लेकर आगरा के मुस्लिम समाज के लोग इस वक्फ के मुतवल्लियों से भी काफ़ी नाराज देखे जा रहे हैं। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।